क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं। ठीक है कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली का और आप लोग देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने कुछ, वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत पढ़े नहीं हैं, कुछ बच्चे तो नाम ही सुन के घबरा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं, इस चैप्टर को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। जानते क्या होता है? दो तरह के चेंज होते हैं, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक है फिज़िकल चेंज, फिज़िकल रिएक्शन, और दूसरा होता है केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो दो तरह का चेंज है या रिएक्शन है, रिएक्शन एक है फिज़िकल चेंज और फिज़िकल रिएक्शन, और दूसरा है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिज़िकल जो चेंज होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। फिज़िकल चेंज, व्हेन वी हीट द स्टेट ऑफ द बॉडी चेंजेस, it can be regained once again if the circumstances reversed। क्या मतलब हुआ इसका कि टेम्परेचर को देकर लेकर हम लोग किसी बॉडी के फिज़िकल स्टेट को चेंज करते हैं, और अगर दोबारा कंडीशन को रिवर्स कर देंगे तो वापस भी ला सकते हैं। उसे कहते हैं फिज़िकल चेंज। वापस रिगेन करने को फिज़िकल चेंज कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम लोग वाटर, बहुत कॉमन एग्जांपल है वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, अगर उसे हीट करें तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वेपर को कूल करते हम लोग तो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फिज़िकल चेंज है, इसमें फिज़िकल चेंज का जो कॉमन एग्जांपल है, या तो हम लोग आइस से लेते हैं, आइस। ठीक है ना, आइस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वाटर बन जाएगा। यानी ये जो सॉलिड स्टेट था ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। कितनी बात सुन। और फिर वाटर को अगर हीट करते हम लोग तो ये वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर। ठीक है ना, पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है, दिख रहा है पीछे, ठीक है ना, वेपर बन जाएगा। ये गैसवस स्टेट है। कितनी बात सुन। तो जब हम लोग आइस को हीट करते हैं सॉलिड स्टेट से, वह लिक्विड स्टेट में चला जाता है, वाटर। ठीक है, और फिर वाटर को अगर हीट करते हैं तो वेपर में बदल जाता है, गैसवस स्टेट है। ये तो तब है जब हम लोग हीट देते हैं। अगर हम लोग कूल करें, ठंडा करें, तो क्या होगा, वाटर जो है कूल करेंगे, सॉरी वेपर जो है ठंडा करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में। और वाटर को और अगर ठंडा करें तो आइस में बदल जाएगा। जैसे हम लोग क्या होता है, फ्रीज में रख देते हैं पानी को फ्रीज़र में रख दो, थोड़ी देर में बर्फ़ बन जाता है, बॉटल में भर जाता है। कितनी बात सुन में आई। तो ये फिज़िकल चेंज है। तो एक तो फिज़िकल चेंज, फिज़िकल रिएक्शन होता है। इन फिज़िकल चेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? द चेंज और रिएक्शन इन विच आ बॉडी
changes from one state to another state when heat is transferred, heat is supplied, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब दोबारा ये वापस भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल चेंज का एक हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, अ प्रोसेस और अ चेंज इन विच reactants can be regained, ठीक है ना, can be regained after reversing the condition, reversing the condition, condition, ठीक है ना। अगर कंडीशन को रिवर्स कर दे तो दोबारा से रिएक्टेंट हमें मिल जाता है। अ चेंज इन विच रिएक्टेंट कैन बी रीगेन आफ्टर रिवर्सिंग द कंडीशन। फिजिकल चेंज में है ये। केमिकल चेंज में क्या होता है, पहले केमिकल चेंज समझते हैं, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेते हैं। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, यही चलेगा हमारा। केमिकल चेंज में क्या होता है, अ चेंज इन विच द रिएक्टेंट कैन नॉट बी रिगेन फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल चेंज में कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन और चेंज, अ प्रोसेस or change in which a reactant cannot be regained from its product। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं, एक प्रोसेस है या चेंज है इन विच रिएक्टेंट कैन नॉट बी रीगेन फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं निकाला जा सकता या रिएक्टेंट वापस नहीं आ सकता उसके प्रोडक्ट से, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो पेपर को बर्न कर दिया, पेपर को जला दिया तो राख बन गया वो। अब राख से दोबारा पेपर बनाना चाह रहे हैं तो नहीं बनेगा। ये किस तरह चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ठीक है ना, केमिकल चेंज हुआ। पेट्रोल डीजल को जला दे, धुआं बन जाएगा, मगर अब उस धुएं से हम लोग चाह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल निकाले तो नहीं निकलेगा, केमिकल चेंज हुआ। कितनी बात सुनिए, खाना दाल जो सुबह बनाए थे शाम में खट्टा हो गया, अब उस दाल के खट्टेपन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, दाल ख़राब हो गया, होता ना आमतौर पे, तो फिर ये केमिकल चेंज हो गया। ये दूध से दही बना दिया, फिर दही से दूध नहीं बन सकता, तो इसलिए केमिकल चेंज हो गया। कितनी बात सुनी, जितने भी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो हम लोग खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में चेंज होता है। ठीक है, और ये जितने भी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सब केमिकल चेंज है। यानी जो ओरिजिनल था चेंज होते तो एक प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा हम सोचे कि रिएक्टेंट को निकाल ले तो वो नहीं बन सकता। कितनी बात सुन रही, एग्जाम्पल समझ में आ गया ये। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि वो सभी रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन नॉट बी रिगेन फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट इज़ नोन एज केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, जो वो सभी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, वापस नहीं ला सकते। जैसे पेपर है, पेपर एक हमारा है, ये रिएक्टेंट है, इसको जला दिया फिर राख बन गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इस प्रोडक्ट राख से हम दोबारा पेपर निकालना चाहते हैं तो नहीं निकल सकता।
कितनी बात में केमिकल चेंज समझ में आ रहा है। ये केमिकल चेंज, जैसे हम बचपन में जैसा दिखते थे जवानी में वैसा नहीं दिखे, अलग चेंज आ गया, लुक आ गया। फिर जवानी के बाद फिर जब थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ गए तो फिर एक अलग लुक आ गया, फिर वो बचपन की तरह नहीं दिखते। फिर बुढ़ापे में और बूढ़ा हो जाएंगे तो ये एक तरह का केमिकल चेंजेस हो रहा है, दोबारा इससे ओरिजिनल में नहीं बदल सकते, ठीक है ना। तो ये एक नेचुरल केमिकल चेंजेस चल रहे हैं। आगे चले पीछे चले तो ऐसे जितने भी मैक्स बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारे डेली लाइफ में जो केमिकल चेंज होते हैं। जैसे मान लो हम लोग खाना ही बना रहे हैं, खाना ही बना रहे हैं तो सब्जी बना लिया, तो सब्जी को लाया काट के सब्जी बना लिया, सब्जी बना के खाने के लिए स्टेज पे ला लिया या प्लेट पे ला लिया। अब सब्जी से बोलता नहीं खाएंगे, इसको दोबारा से सब्जी वापस कर ले, तो सब्जी को दोबारा कैसे वापसी करेंगे, वो तो पका हुआ है, वो केमिकल चेंज हो गया उसमें, अब वो दोबारा नहीं, अब तो वो ख़राब ही होगा वो खेती। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। अब वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके होने के क्या वजह है, केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, और जब होते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे उसे हम लोग लिखेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कैसे उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। रिएक्शन कैसे होता है, इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन को बुक में एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन किया है। तो जो चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं वो आपके एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगले स्टेज में जब आप लोग एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करेंगे उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक जो केमिकल इक्वेशन के केमिकल रिएक्शन के बारे में मेंशन किया पहले ही पेज पे, वो क्या दे रखा हमारा केमिकल रिएक्शन, मैं इसे ज़रा मिटा देता हूँ। पहला जो दे रखा केमिकल रिएक्शन में, मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट प्रोड्यूस अ डिजलिंग साउंड, oh sorry, light, dazzling light. Magnesium ribbon burns with dazzling light, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल उसने मेंशन किया है। क्या मतलब है इसका, मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न्स, जब भी कभी कोई चीज़ बर्न करता है तो किसके प्रेजेंस या किसके सपोर्ट से बर्न करता है, ऑक्सीजन की वजह से। किसी भी चीज़ को जलाना हो तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मान लो एक कैंडल जला रखा है, कैंडल जल रहा है, एक ग्लास से उसको ढक देते हैं, ग्लास से ढक देंगे तो थोड़ी देर बाद वो कैंडल बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है उसमें से और फिर वो बुझ जाता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक चूहे को उसमें बंद कर दिया ग्लास के अंदर में, तो थोड़ी देर तक जिंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। जितना ऑक्सीजन था वो सांस में ले लिया और फिर वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और फिर वो मर जाएगा, ठीक है ना, बेहोश भी हो सकता है। ऐसे बोला कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की पत्ती है, रिबन का मतलब पत्ती टाइप की है, उसे जब हम लोग जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद चमकता हुआ लाइट निकलता हुआ, डिजलिंग लाइट, चमकता हुआ लाइट, बहुत चिंगारी टाइप का बहुत ही ब्राइट लाइट निकलता है, ठीक है ना। वैसा लाइट जैसे आप लोग कभी वेल्डिंग की दुकान पे देखो, वेल्ड करता है ऐसे, तो उसमें से चिंगारी टाइप के बहुत ब्राइट लाइट निकलते हैं, वैसे लाइट उसमें से निकलते हैं। और वैसा लाइट जो ना आँख के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसीलिए प्रोटेक्ट के लिए हम लोग उसमें लगा लेते हैं, चश्मा लगा के करते हैं। इसको अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं तो क्या दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन with oxygen gives magnesium oxide,
ठीक है ना, कितनी बात सुन रही। तो ये जो लेफ्ट में लिखा जाता है इस एरो लाइन के लेफ्ट में जो होता है इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट्स। और इस एरो हेड के राइट में जब लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट होता है, एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमारा एक लिखने का तरीका है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं वो लेफ़्ट में लिखते हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं हम लोग। और जो रिएक्शन होने के बाद बन के आता है वो प्रोडक्ट में कहलाता है। कितनी बात सुनी? प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये हमारा रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, ये तो हमारा वर्ड्स में लिखा है। अगर सिंबल के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये हमारा मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन है O, और इसको अगर रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाता है। ये हम लोग सिंबल के फॉर्म में, जैसे मैग्नीशियम का ये हमारा रिएक्टेंट्स और ये हमारा प्रोडक्ट्स। ये हमने वर्ड्स में लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम सिंबल में Mg से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिखा, ये कैसे लिखा है आप लोगों को आता है? ये कैसे मॉलिक्यूल लिखते हैं हम लोग, एलिमेंट कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं, 9th क्लास में था। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आगे और जैसे जैसे आता रहेगा वो पता रहेगा कैसे होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, याद तो नहीं होगा आप लोग को, वेरी गुड, 12 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, ओह माय गॉड सब लोग हंस रहे हैं, मैं थोड़ी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है ना। याद नहीं होगा आप लोगों को, मगर आप लोग याद कर लीजिएगा 1 से 20 तक, 1 से 20 तक। पहला है एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। और 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है। बाकी बीच में सब याद कर लीजिएगा, मैं कभी भी पूछता रहूँगा और तो आप बताते रहिएगा, वरना फिर मैं मुस्कुराता रहूँगा, ठीक है ना। तो आप बुरा मत मानना, फिर मैं मुस्कुरा दूँगा तो, ठीक है। आगे चलते हम लोग। मैं इसको, इस रिएक्शन को कैसे ये लिखा हुआ है वो हम बताता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका जब लिखते हम लोग 12 है 282, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में पढ़ा होगा। 282 12 हो गया ये। तो ये आउटर शेल पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जितना इलेक्ट्रॉन आउटर शेल पे होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक होता है वैलेंसी। जानते क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी? जैसे मान लो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया इसका 7 है। क्योंकि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे करते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन एक होता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट आउटर मोस्ट शेल और इट्स ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंसी। जैसे थर्ड शेल पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थर्ड शेल की कैपेसिटी होती है 8 की। कितनी कैपेसिटी होती है? जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 18 18 32 इस तरह से चलता है। तो थर्ड की कैपेसिटी है 8 की, ठीक है ना। मगर इसके पास है कितना? 7। तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। मगर ये 8 करना चाहता है, इसकी टेंडेंसी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। एक कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 और ये गेन करता है तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। ये
कितनी बात सुन में? आगे चले, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल पे, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2 और इसका वैलेंसी भी 2 होगा, क्योंकि इसको थर्ड को ऐड करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 6 लेना बहुत मुश्किल काम है। 6 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ले नहीं पाएगा, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे ही देगा। तो जो 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी वैलेंसी हो गई। क्या? यही इसकी वैलेंसी हो गई। तो मैग्नीशियम तो एलिमेंट हो गया और इसकी वैलेंसी है 2। अब ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन लिया ना हमने, इसका एटॉमिक नंबर 6 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 लिखेंगे हम लोग। तो इसके आउटर शेल पे कितना? 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, लेकिन इसको 8 करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है, क्योंकि 6 ऑलरेडी इसके पास था, 2 ले लेगा। तो 2 लेके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना लेके कंप्लीट करेगा? 2। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, मगर ये लेगा, ठीक है ना, माइनस, और ये देगा। कितनी बात सुनी? अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? दोनों डिवाइड करेंगे तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से ये भी डिवाइड होगा, और ये जो वैलेंसी है यहाँ चला जाएगा, और ये जो वैलेंसी है यहाँ चला जाएगा। कितनी बात सुनी? ये जो वैलेंसी है यहाँ मैग्नीशियम के पास गया, और ये जो वैलेंसी है ये यहाँ गया, और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों के नीचे 1 1 लिखा हुआ है। कितनी बात सुनी? यहाँ आमतौर पे जो लेफ्ट हैंड में लिखते हैं वो मेटल होता है। कौन सा लिखते हैं हम लोग? मेटल। और जो राइट हैंड साइड में लिखते हैं वो नॉन मेटल होता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है रिएक्शन में वो मेटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है रिएक्शन में वो नॉन मेटल होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, ये मेटल की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। कॉमन 2 से डिवाइड हो गया तो 1:1 आया, तो 1 इसको दिया 1 इसको दिया, तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। कितनी बात सुने? एक मैं और दूसरा बता देता हूँ ताकि समझ में आए कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है। आगे चले पीछे चले, ठीक है। तो मैं दूसरा एक रिएक्शन और लिख के दिखाता हूँ, मिटा दूँ यहाँ से, ठीक है। मैं एक दूसरा रिएक्शन दिखा रहा हूँ कैसे अलग, इसमें तो एक था ना, तो इसलिए MgO आ गया। मैं दूसरा एक रिएक्शन लेके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन होगा 283। इसके आउटर शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसको कंप्लीट 8 करने के लिए 5 लेना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है, वैलेंसी भी 3 है, पॉजिटिव है। ये डोनेट करता ना, तो जो डोनेट करता है वो मेटल होता है और वो पॉजिटिव भी होता है। अब जैसे क्लोरीन है, तो अभी हमने बताया था 17 है, 2 8 7, तो इसका जो आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, पर इसकी वैलेंसी कितना है? -1, ठीक है ना। वैलेंसी है इसकी -1, ये +3 है। अब ये कॉमन टर्म से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये नंबर यहाँ ले जाएंगे और ये नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Al तो ऐसे ही रहेगा, और Cl3 ये एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। AlCl3, 3 ये वाला वहाँ गया, 1 यहाँ गया, ठीक है ना। तो कोई भी रिएक्शन होगा तो उसके वैलेंसी के हिसाब से उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे जाते हैं। कितनी बात सुन में? आगे चले। ये रिएक्शन हमारा दे रखा था, मैग्नीशियम रिबन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, डेजलिंग रिएक्शन लाइट देता है, और इसका ये तो वर्ड में इक्वेशन लिखा था, ये सिंबल में लिखा। मैग्नीशियम को Mg से सिंबल दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोगों ने लिख के दिखाया। आगे बताया क्या कि जब भी केमिकल रिएक्शन समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या बताया कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो किस किस चीज़ों में चेंजेस आते हैं, या कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है।
तो वो देखने जाते हैं चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। आगे हम लोग बढ़ाएंगे इस चैप्टर को, इसे मिटा दें हम लोग। फैक्टर्स चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर पे चेंज होता है, ठीक है ना। सबसे पहले बोला क्या कि कोई रिएक्शन होगा तो उसमें स्टेट में चेंज आता है। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है सॉलिड होता है, रिएक्ट करके लिक्विड या गैस बनाता है, तो चेंज इन स्टेट आता है। जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे मान लो हम लोगों ने अभी पेपर था, पेपर क्या था, सॉलिड है, ठीक है ना, और उसको हम लोगों ने पेपर को जला दिया, राख बना दिया, ठीक है, तो वो भी एक ऐश राख बन गया। राख भी एक तरह का पाउडर है, गैस बोल सकते, पाउडर बोल सकते उसको, ये तो जानते हैं। मान लो पेट्रोल है, तो पेट्रोल किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। अगर पेट्रोल को जलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, वो गैस बन जाता है, तो गैस बन जाता है तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो जनरली देखा गया है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टेंट का जो स्टेट होता है, प्रोडक्ट का स्टेट होता है, वो अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चेंज इन स्टेट एक पैरामीटर जो आता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आता है। दूसरा जो चेंज आता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। जो इनिशियल कलर था, रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो कलर है बिल्कुल अलग आ जाता है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में ऐसे बोला गया, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन और कंटेनर, ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर और वेसल्स कर लो, चेंज इन वेसल्स, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वेसल्स। जिस बर्तन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। तो एक होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट बनते हैं तो बहुत सारे गैसेस, जैसे हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, क्लोरीन गैस है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ से ये बन के निकलते रहते हैं। तो ये हमारा चेंज, ये जो फैक्टर से ये चेंज हो जाते हैं, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अब जैसे यहाँ पे जो स्टेट चेंज तो हमने बताई है कि कभी ऐसा होता है कि सॉलिड होता है, लिक्विड गैस बन के निकलता है। अभी मैं दिखाऊंगा। चेंज इन कलर भी होता है, चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं। क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पेपर को जलाया, अभी पेपर को जलाएंगे तो हीट निकलेगा, हीट रिलीज़ करता है, और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जानते हैं एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मैं लिख के दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया कौन कौन सा फैक्टर्स है जो चेंज हो जाते हैं। ये 4-5 फैक्टर है। जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा तो इनमें से कुछ चेंज होगा या सभी चेंज हो रहे होंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ स्टेट चेंज होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट, कलर और टेम्परेचर भी चेंज होता है, कभी ऐसा होता है कि गैस भी निकल रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो कभी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। हमने बताया ना कि केमिकल रिएक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर चेंज होते हैं, तो वो जो टेम्परेचर चेंज है उसके बेस पे रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स के हैं, ठीक है ना। बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज, बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज रिएक्शन जो ना 2 टाइप्स के है। एक तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा है इंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक रिएक्शन। कितनी बात में एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलते हैं? आ रिएक्शन ड्यूरिंग विच heat is released और इवॉल्व भी कहते हैं, इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो सभी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ, एग्जाम्पल में लिखते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ पेपर्स, पेट्रोल, वुड, ETC। किसी भी तरह का चीज़ अगर बर्न करेंगे तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहेंगे? आ रिएक्शन ड्यूरिंग विच heat is absorbed is called endothermic। ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में दे रखा, अगर एग्जाम्पल लेंगे तो अल्कोहल वेपराइज्ड when put on hand। क्या मतलब समझ में आया ये बता रहा हूँ। जैसे अल्कोहल जानते हैं, अल्कोहल को हाथ पे डालेंगे, जैसे परफ्यूम होते हैं, किसी भी तरह का परफ्यूम लो, सब में अल्कोहल होता है। अब जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो क्या चल रहा भाई, तो फॉग चल रहा है, हाँ फॉग चल रहा है, तो फॉग को करके डालेंगे हाथ पे, तो और फिर देखेंगे वो स्मेल पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ठंडा लग रहा होगा उस वक्त, जब हाथ पे डालोगे उस वक्त तो वो ठंडा लग रहा होगा। वो क्या होता है कि जब हम उसको हाथ पे डालते हैं तो हमारे बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके वो फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है, ये एक एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है। जैसे सर्दी के दिन है, क्या सर्दी के दिन है और हम बाहर जा रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स लगा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ग्लव्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर बहुत कम होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे वो खुला रहेगा तो बाहर की जो हवा है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री है, वो जैसे हमारे हाथ से टच में आएगा वो हमारे बॉडी से हीट लेने लगेगा, और जब हीट जाने लगेगा तो हमें ठंडा लगेगा, वो हाथ बड़े ठंडू रहे, थोड़ी देर में उंगलियां जम जाएंगी 5 डिग्री टेम्परेचर पे। तो इसलिए ग्लव्स पहन के रखते हैं हम लोग। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हीट जा रहा है? वो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट जो है ना जाता है, बॉडी से हीट जाता है, या रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। रिएक्शन में हीट, वो अगर रिएक्शन होता है लेता है वो, और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर देता है। जैसे पेपर जल रहा है तो हीट बाहर निकल के आ रहा है, उसमें से गर्मी आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। सभी रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे, या तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा या हीट रिलीज कर रहा होगा, या तो एंडोथर्मिक हो रहा होगा या एक्सोथर्मिक हो रहा होगा। हीट का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, कितनी बात सुन में, हीट का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। आगे चले हम लोग, क्या दे रखा है इसी तरह से और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शन जो है बुक में डिस्कस किया है, उस रिएक्शन को हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। जैसे बोला क्या कि जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के
छोटे छोटे बुरादे को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो वो रिएक्शन होने लगता है, और साथ ही साथ क्या देखा गया है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। सो व्हेन जिंक ग्रेनुल इज एडेड इन सल्फ्यूरिक एसिड, इट रिएक्ट एंड गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। इस रिएक्शन को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको। ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक रिएक्शन जैसे जिंक है, अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के, ये हम लोग सिंबल के फॉर्म में दिखा रहे हैं, सिंबल के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो ये जिंक जो है ना, जिंक सल्फेट बन जाता है और प्लस ये हाइड्रोजन गैस बन के ये इवॉल्व होने लगता है। ठीक है ना। ये जो जिंक है, जिंक ग्रेनुल लेते हैं हम लोग, जिंक इस तरह से, यानी बुरादे होते हैं, जिंक के बुरादे होते हैं। एक हमारा उसमें दे भी रखा फ्लास्क है, इसमें अगर हम लोग ले रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, और इसमें अगर हम लोग जिंक डाल देते हैं, मान लो ये जिंक के ग्रेनुल है, तो ये जिंक का डाल दिया, ये हमारा इसके कॉर्क से बंद कर रखा है इसको। ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो जिंक जब डालेंगे इसमें, तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और ये जो रेड वाला जो है ये जिंक है जो हमने ऐड किया है, ये जिंक है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट बना देगा, और ये हाइड्रोजन जो है निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना ऊपर की तरफ इवॉल्व होने लगता है। ठीक है ना। इस तरह से ऊपर की तरफ इवॉल्व होने लगता है। अब ये जो है, ये एक रिएक्शन दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन इंट्रेंस में इसको कैसे पूछ लेंगे, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस या सल्फेट गैस। तो कौन सा गैस बनता है इसमें? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये इंट्रेंस में पूछते हैं इसी तरह से। ये रिएक्शन आपका एक्टिविटी के फॉर्म में दे रखा है, आप देखेंगे जैसे ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। अब क्या बताया कि ये तो एक रिएक्शन होगा। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड से, लेड नाइट्रेट को अगर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो लेड आयोडाइड बन जाता, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। वो भी एक रिएक्शन मेंशन किया है, तो मैं उसको लिटरेचर में दिखा देता हूँ। लिटरेचर में क्या दे रखा है, ये लेड नाइट्रेट को रिएक्शन कराएंगे हम लोग पोटेशियम, हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है ना, आयोडीन है, आयोडीन को आयोडाइड बताते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम लेड आयोडाइड बन जाता, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक प्रोडक्ट देता है इस तरह से। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे अभी हम लोग, ये तो हमने वर्ड में लिख दिया। तो ये भी एक रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे तो केमिकल रिएक्शन बेशुमार हैं, थाउजेंड केमिकल रिएक्शन है, मगर कुछ रिएक्शन को एनसीईआरटी में मेंशन किया है। और रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को बैलेंस करना है, तो उन सब को रिएक्शन को बताना है जो एनसीईआरटी में है, या उसे याद करना है, क्योंकि वही हमारे कोर्स में है। बाकी वैसे बहुत सारे होने को तो बहुत सारे हैं, पर उन सब को याद नहीं करना। तो एक रिएक्शन ये भी, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो लेड आयोडाइड बन जाता है एक प्रोडक्ट, और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है। तो क्या बताया कि जितने भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको लिखने के तरीके हैं, अभी हम लोग लिखते रहेंगे। इसके बाद जो दे रखा है, जो लिखते हैं, जो लिखने का जो तरीका है, जैसे ये हमने लिखा, ये हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है हमारा? कुछ एलिमेंट हम लोग, जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट में लिखते हैं, और जो रिएक्ट करके बनता है वो प्रोडक्ट वाला कहलाता है। और इसको जो लिखने का तरीका होता है ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है।
ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के कितना एलिमेंट रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम्स होने चाहिए, हर एलिमेंट के उतना ही एटम्स होने चाहिए। अगर वो उतना नहीं है तो हम लोग उतना बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इसके बाद का टॉपिक है, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहीं पे आज रहने देते हैं इसको।